नमस्कार। घड़ी में 5 बज चुके हैं। अब समय हो चुका है न्यूज आवर के खास कार्यक्रम नेशनल आवर का और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर, जिसमें खड़गे ने बीजेपी को जहरीले सांप की संज्ञा देते हुए उसे मारने की बात कही है। खड़गे के इस बयान को बीजेपी भड़काऊ बयान बताते हुए इलेक्शन कमीशन से एक्शन लेने की मांग की है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं नेशनल आवर। नेताओं के बोल अगर सभ्य हैं तो सराहना होनी चाहिए, लेकिन आजकल की राजनीति सराहने लायक नहीं बची। छुट भैया नेताओं को छोड़ दें तो बड़े बड़े नेता राजनीति में जहर घोलने में लगे हुए हैं। उनकी भाषा ऐसी निकलने लगी है जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। कुछ ऐसी ही भाषा का प्रयोग किया है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने। महाराष्ट्र के सांगली में चुनाव प्रचार के दौरान रविवार को जहरीले बोल बोले खड़गे अपनी राजनीतिक मर्यादा को भूलते हुए बीजेपी और आरएसएस को जहरीला सांप बताया है, जिस पर बीजेपी ने आपत्ति जताई। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं जहरीली सियासत। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को भाजपा और आरएसएस की तुलना जहरीले सांप से की है। उन्होंने सांगली में चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि अगर भारत में राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा खतरनाक कोई चीज है तो वो है भाजपा और आरएसएस। वे जहर की तरह हैं। अगर किसी को सांप काटता है तो उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। ऐसे जहरीले सांप को मार देना चाहिए। खड़गे के बयान पर बीजेपी ने आपत्ति जताई है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा है कि खड़गे का बयान भड़काऊ है और चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए। चुनाव आयोग को इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। कांग्रेस महाविकास अघाड़ी सरकार सत्ता में आती है तो उसका समर्थन न करने वाले लोगों को जान का खतरा होगा। साथ ही साथ यहां पर जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने भी बयान दिया है इस पर और उन्होंने कहा है कि ये नफरत की पराकाष्ठा है। आइए सुनते हैं पहले। खतरनाक अगर कोई चीज इस देश में पॉलिटिकली है तो वो बीजेपी और आरएसएस। ये तो जहर के जैसा है। जहर मालूम है ना आपको? ये जहर सांप अगर एक बार काटा तो खत्म आदमी होता है, जहरीला सांप। तो इसलिए ये जहरीले सांप को आप मार देना चाहिए। ये नफरत की पराकाष्ठा है। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं मोहब्बत की दुकान चलाता हूं। मोहब्बत की दुकान की भाषा ये है कि जहरीला सांप है, भाजपा मार देना चाहिए। ये तो पराकाष्ठा है। नफरत से भरे लोग ये खुद देश में नफरत फैला रहे हैं। पहले इन्होंने धर्म के आधार पर देश का विभाजन किया, अब जातियों में बांट के फिर देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। लेकिन भारत की जनता इस नफरत का जवाब देगी। मल्लिकार्जुन खड़गे हिंदुओं के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं। हिंदुओं की जान को खतरा है। अगर कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में सरकार में आती है, आरएसएस के देशभक्त लोगों के खिलाफ लोगों को महाराष्ट्र में भड़काना, झारखंड में भड़काना, ये स्पष्ट करता है कांग्रेस पार्टी की सोच घोर हिंदू विरोध की है। ये वही सोच है जो 26/11 के अंदर पाकिस्तान के आतंकवादी हमले को आरएसएस की साजिश कहती है। इस सोच का कड़ा विरोध करना चाहिए, पर आज समझ लेना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी प्रो टेरर एंटी सनातन है और महाराष्ट्र के अंदर, झारखंड के अंदर अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है
तो जितने भी लोग कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे, जो भी हिंदू रहेंगे, जो भी हिंदुत्व के विचारधारा में विश्वास रखेंगे, कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ लोगों को भड़का सकती है। ये ओपन कॉल टू वायलेंस है, इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। हरेंद्र विक्रम जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ तमजीद अहमद जी, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। मनीष अग्रवाल जी, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करें कांग्रेस से ही करते हैं। तमजीद अहमद जी, आपसे, सांप, जहर, आरएसएस और बीजेपी एक जहरीले सांप की तरह है, इन्हें मार देना चाहिए। ये शब्द, ये भाषा क्या कहलाता है? अभी आपकी मैं पूरी बात को सुना और खड़गे जी के बयान को भी सुना। खड़गे जी के पूरे बयान का आते से समझ जाएगी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर नफरत के जहर को बो रही है और लगातार जिस नारे के लिए इनको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए, उस नारे को ले जाके भारतीय जनता पार्टी बता रही है कि ये मास्टर स्ट्रोक है, बटेंगे तो कटेंगे और क्या करेंगे तो क्या होगा तो क्या होगा तो क्या होगा। जिस नारे के लिए इन्हें सार्वजनिक रूप से शर्म महसूस होनी चाहिए कि समाज के अंदर हम उस नारे को लेकर बैठ के बात नहीं कर सकते। उस नारे को ले जाके ये मास्टर स्ट्रोक बता के चुनाव लड़ने चले गए। वहीं पे आईना दिखलाने का काम इनके घटक दलों ने कर दिया। एनसीपी ने इनको आईना दिखलाने का काम कर दिया, शिंदे ने इनको आईना दिखलाने का काम कर दिया, भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने इनको आईना दिखलाने का काम कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने तो इस देश के अंदर पूरी तरीके से जहर और नफरत के बीज बोया है, इसमें कोई छुपी बात नहीं है। अभी 15 दिन भी नहीं हुए, राहुल गांधी जी के खिलाफ क्या क्या बयानबाजी इनके नेताओं ने नहीं की। जवान काट देंगे तो जवान काटने में इतना पैसा मिलेगा, राहुल गांधी ये है, राहुल गांधी वो है, पूरे गांधी परिवार के खिलाफ इन्होंने क्या क्या बयानबाजी नहीं की है, किससे छुपा हुआ है? तो इसमें कौन सी गलत बात है भाई? नफरत के बीच जो पूरे देश के अंदर अगर कोई पैदा कर रहा है तो उसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। भाजपा और आरएसएस के लोग हैं और किसके लिए कर रहे हैं? चंद उद्योगपतियों के लिए कर रहे हैं, अपने नेताओं के लिए कर रहे हैं, अपने पर्सनल फायदे के लिए कर रहे हैं। और किसके लिए कर रहे हैं भाई? अगर ये नारा दे रहे हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, तो किसको दे रहे हैं? ये उनको दे रहे हैं जिनके जरिए सत्ता शासन चला रहे हैं। ये अडानी और अंबानी को ये नारा दे रहे हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये उनको अपना नारा दे रहे हैं। नहीं तो राहुल गांधी, अगर ये एक रहेंगे सेफ रहेंगे का नारा उनके लिए भी है कि अगर आप नहीं एक रहोगे तो राहुल गांधी जी 90% लोगों को हक और हुकूक दिला देंगे, एससी एसटी ओबीसी को उनका हक और हुकूक दिला देंगे। यही डर तो है भारतीय जनता पार्टी को, और क्या डर है? और इस नारे को ले, इस भौंडे नारे को, बल्कि मैं इस शब्द का इस्तेमाल करूंगा, भौंडा नारा, बटेंगे कटेंगे के जैसे भौंडे नारे को लेके भारतीय जनता पार्टी के लोग महाराष्ट्र के अंदर चुनाव लड़ने चले गए। इनको महाराष्ट्र के कल्चर का पता नहीं है। अभी लोकसभा चुनाव में इनकी पूरी तरीके से हार हुई थी। पूरे चुनाव के अंदर इन्होंने हिंदू मुसलमान के नाम पे जो जहर उगला था, इसको आईना दिखलाने का काम महाराष्ट्र की जनता ने कर दिया था। उसके बावजूद इन्होंने उससे सीख लेने के बजाय वहां पे फिर नफरत के बीच बोलने चले गए, बटेंगे तो कटेंगे। इनको पता नहीं कि महाराष्ट्र का कल्चर कैसा। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि खड़गे जी का जो बयान है वो बटेंगे तो कटेंगे जो नारा है इसी के ऊपर दिया गया है। चलिए हरेंद्र विक्रम जी, प्रवक्ता बीजेपी, हम आपके पास आते हैं। बटेंगे तो कटेंगे, जी नमस्कार। बटेंगे तो कटेंगे जो नारा दिया जा रहा है, खड़गे जी का बयान उस पर है। जी देखिए देवेंद्र जी, बिल्कुल स्पष्ट है, आईने की तरह साफ है और किसी को समझ में आए ना आए, लेकिन माननीय खड़गे जी को तो समझ में आना चाहिए इस बात को कि उन्होंने खुद वक्तव्य दिया था कि उनके पूरे खानदान को, मां को, सबको मार दिया गया था। और मारा किसने था? किसने मारा था? जो हैदराबाद का निजाम था, जिस उसकी फोर्स थी, उस फोर्स ने इनके पूरे परिवार को मार दिया था। कौन थे वो लोग? निजाम मतलब मुस्लिम समुदाय के लिए। मैं ये नहीं कहता कि हर मुस्लिम आतंकवादी होता है या गद्दार होता है, राष्ट्रभक्त भी होते हैं, लेकिन खड़गे जी के परिवार के साथ जो घटित हुआ वो उन लोगों ने किया था जो राष्ट्रवादी नहीं थे, जिसके परिणाम स्वरूप सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कानूनी कार्रवाई करके सेना भेजकर और हैदराबाद को विलय करा लिया था।
पहली बात तो यह होगी कटेगी बटेगी। यदि उस समय भी संकट रहती ना, जब धर्म के नाम पे आपने पाकिस्तान दे दिया तो कम से कम हम लोगों को तो सुरक्षित रहने दो। उसके बाद हिंदुस्तान में जितने उस समुदाय के लोग रह गए, किसी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, लेकिन पाकिस्तान में जो हिंदू रह गए थे उनके साथ क्या हुआ वो जग जाहिर है, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। और रही भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की बात कि जो सांप है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को बता देना चाहता हूं कि आरएसएस की स्थापना कब हुई थी और किस उद्देश्य को लेकर हुई थी। उस समय हमारे देश पे अंग्रेजों का शासन था और 1925 में डॉक्टर परम पूज्य बलराम हेडगेवार जी ने राष्ट्रवाद का नारा लेकर के अंग्रेजों को भगाओ, देश बचाओ, उस नारे को पूरा, उस लक्ष्य को पूरा करते करते 1925 से लेकर 45 तक संघर्ष किया और देश में राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग पैदा किए, खड़े किए, तो 1947 में देश आजाद हुआ। उसके बाद सभी संगठनों में मिलकर कांग्रेस पार्टी को बागडोर दी, नेहरू जी के नेतृत्व में देश को सबने सपोर्ट किया, लेकिन परिणाम क्या हुआ? वही तुष्टीकरण की नीतियां, तुष्टीकरण नीति को बढ़ावा देना। उसके बाद देखिए वहां पर आप देखिए कितने बुद्धिजीवी और कितने पढ़े लिखे डॉक्टर केशवराव बलराम, उन्होंने अपने परिवार की चिंता नहीं की, अपनी नौकरी के लिए काम नहीं किया, उन्होंने सब कुछ त्याग कर देश और समाज के लिए काम किया, जो आज विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी वर्दीधारी संगठन है। हमें गर्व है कि आज वह संगठन है, आज इसलिए हम लोग हैं। और दूसरी तरफ आप आ जाइए, नेहरू जी के मंत्रिमंडल में दूसरे एक डॉक्टर और थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। तुष्टीकरण की नीति के खिलाफ उन्होंने भी नेहरू जी के मंत्रिमंडल में ठोकर मारते हुए और राष्ट्र के लिए त्याग कर दिया और फिर समाज के बीच में आकर उस समय की जनसंघ और आज की भारतीय जनता पार्टी, 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, उसने भी संकल्प लिया कि देश को कांग्रेस मुक्त बनाना है, क्योंकि कांग्रेस के रहते देश संपन्न नहीं हो सकता, देश विकसित नहीं हो सकता और भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं हो सकता। जिसको लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए 1980 से लेके 1915 तक कांग्रेस मुक्त भारत की शुरुआत हो गई। हाँ, इन लोगों ने जो नारा दिया है कि सांप से उपमा दी है भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की, तो यदि भारतीय जनता पार्टी यदि नाक किसी के लिए बनी है तो वो कांग्रेस पार्टी के लिए बनी है। एक एक करके सफाया होता जा रहा प्रत्येक स्टेट से कांग्रेस पार्टी का, और भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो गया और कांग्रेस पार्टी भी कांग्रेस मुक्त भारत भी होता जा रहा धीरे धीरे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस मुक्त भारत होता जा रहा धीरे धीरे। अभी चाहे हरियाणा की बात रही हो और अब चाहे महाराष्ट्र की बात हो, जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, जे लोग इस तरह के नारे लगाते रहेंगे और देश को भ्रमित करते रहेंगे, लेकिन जनता जागरूक हो चुकी है, समझ चुकी है, 70 साल बनाम 7 साल देख चुकी है कि देश कहाँ था, अब हम लोग कहाँ लेके पहुंचे हैं। उस समय देश के लिए नासूर बना हुआ था धारा 370। पहले हमारी फौज, हमारे सैनिक धोखे से यदि पाकिस्तान की सीमा में रेकी करते आसपास भी पहुंच गए तो हमारे सैनिकों को वो लोग उठाने जाते थे और उनकी गर्दन काट के हमें भेंट करते थे। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में आई है, हमने अंदर घुस के मारा भी है, और यदि हमारा सैनिक वहां रह गया तो अभिनंदन साकुशल वापस भेजने भी वही लोग आए हैं। तो हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता विशेष रूप से, मैं किसी उसकी, लेकिन विचारधारा जो राष्ट्रवादी विचारधारा है, हमारे लिए राष्ट्र पहले है, हमारे लिए समाज पहले है, हमारे लिए विकास पहले है। हम उस पार्टी और संगठन को प्रणाम करते हैं और उस विचारधारा को प्रणाम, जिसने आज देश को यहाँ यानी गर्त में जाने से बचाया, ठीक है, पुनः गुलाम होने से बचाया। ठीक है, आएंगे हम आपके पास। संगठन के लिए हमें मौका मिला उस संगठन में काम करने का। जी बिल्कुल। और रही इसकी बात, ठीक, ना जहर तो कांग्रेस पार्टी के लिए हम लोग जहर रहे और हमें गर्व इस बात पर कि हम भ्रष्टाचार और कांग्रेस पार्टी के लिए जहर बनकर देश का विकास कर रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है। मनीष अग्रवाल जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। बटेंगे और कटेंगे और खड़गे जी का ये नारा, जैसा कि तमजीद अहमद जी ने कहा है
कि ये बटेंगे और कटेंगे के जो नारे हैं, ये एक तरह से भोंडा नारा इन्होंने कहा है कि ऐसा नारा है, और उसके एवज में यानी कि उसके टक्कर में ये कहा गया है कि ये जहरीले सांप हैं आरएसएस और बीजेपी। क्या लगता है आपको? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों पार्टियां जो है ना अपनी अपनी तरीके से एफर्ट कर रही है। महाराष्ट्र के चुनाव में खड़गे जी का जो बयान है तो चुनाव के बिल्कुल आखिरी में आया है, क्योंकि अब आप देखेंगे इस समय जब हम लोग बात कर रहे हैं तो चुनाव प्रचार भी महाराष्ट्र में खत्म हो चुका है। लेकिन दोनों राजनीतिक पार्टियों को ये देखना चाहिए कि देश किस दिशा में जा रहा है। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से ये जानना चाहूंगा कि जो वायनाड में प्रियंका गांधी जी प्रचार कर रही थी, वहां के बारे में उनका क्या विचार है जब वो मुस्लिम लीग वहां खुलेआम इनके कैंडिडेट का समर्थन कर रही है। तो ये देश किस विचारधारा में ले जाना चाहते हैं? क्या राष्ट्रवाद की विचारधारा में ये विश्वास नहीं करते? आज जब 20% वोट इनके पास संगठित रहता था एक व्यक्तिगत समुदाय का, तो ये 10-11% वोट इकट्ठा करके देश में सरकार 30-31% से बना लेते थे। लेकिन आज देश का बचा 80% वोट संगठित हो रहा है। तो इसमें मुश्किल क्या है? इनको ये देखना पड़ेगा। आप देखिए, इतने बड़े देश अमेरिका में चुनाव होता है, राष्ट्रवाद, देशभक्ति वहां भी सर्वोपरि होती है। कोई नहीं कह रहा था, लेकिन ट्रंप जीतते। आज दुनिया जिस विचारधारा में जा रही है, आपको उसके साथ चलना पड़ेगा। अगर देश में राष्ट्रवाद की विचारधारा है तो आपको उसको साथ लेके चलना पड़ेगा। आप सिर्फ राजनीति के लिए अगर हर तरीके का कॉम्प्रोमाइज करते जाएंगे, रीजनल पार्टीज के साथ मिलके लोकल वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए, आप देखिए इंडी गठबंधन एक साथ है, लेकिन यूपी के उपचुनाव में कहीं भी समाजवादी पार्टी के अलावा कोई और प्रचार करने नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उपचुनाव वो लड़ नहीं रहे थे। तो फिर गठबंधन का उद्देश्य क्या है? अभी महाराष्ट्र का चुनाव खत्म होने दीजिए, शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जी के पास ना कोई जाएगा ना कोई उन्हें बुलाएगा। तो इस बार जनता को ये फैसला करना है कि उसको कौन सा नारा पसंद आया है। उसको आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का नारा पसंद आ रहा है या जो परसेप्शन खड़गे जी जनरेट कर रहे हैं वो पसंद आ रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा की सरकार बहुत अच्छे ढंग से महाराष्ट्र जीत रही है। झारखंड में तो 2/3 बहुमत आए गई। उसी की परिप्रेक्ष्य में ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन देश की अखंडता के लिए ऐसे बयान खतरनाक है। आपको ऐसे बयान की से बचना चाहिए जो देश की विचारधारा के अगेंस्ट है। आप बीजेपी को कहें तो ठीक है, लेकिन आप आरएसएस को क्यों कहते हैं कि आरएसएस इस तरीके का कर रहा है? वो तो एक सामाजिक संगठन है। आपने उसको बैन भी करा, बाद में आपको वो बैन खोलना भी पड़ा। आपको ये देखना होगा कि अगर आप संगठनों को इस तरीके से टारगेट करेंगे तो कल को जनता भी इस पे रिटेलिएट करती है। आपको लग रहा है आप महाराष्ट्र में बहुत अच्छा रहे, आपको लग रहा है आपका गठबंधन समाजवादी पार्टी का साथ यूपी में बड़ा अच्छा रहा, लेकिन देश की राजनीति में क्या बदलाव आया? कांग्रेस 14, 19, 24 मिला के भी तीनों बार जोड़ के भी 242 सीट तक नहीं पहुंच पाई। तो जनता के जनादेश का तो आपको सम्मान करना पड़ेगा, क्योंकि जनता से ही जनादेश आप भी मांगने जा रहे हैं। जनता के जनादेश को आप क्यों डिनाई करते हैं? 1984 के बाद से आज तक कभी भी कांग्रेस को 242 सीटें नहीं मिली, लेकिन फिर भी वो कहते हैं जनता का जनादेश उनके साथ है। तो बहुत अच्छी बात है अगर उन्हें ऐसा लगता है, लेकिन रिकॉर्ड ऐसा नहीं बताते कि उनके पास जनादेश है। तो ऐसे बयान जो देशहित में नहीं है, किसी भी पार्टी को देने से बचना चाहिए। इलेक्शन एक अलग चीज है, जनाधार वोट इलेक्शन, सरकारें आती जाती रहेगी, लेकिन देश अखंड था, अखंड है और अखंड रहेगा। जी, तमजीद अहमद जी, सवाल आपसे, जैसा कि अभी हरेंद्र विक्रम जी ने बताया है कि राष्ट्रवादियों को एक करने की बात कही जा रही है, उसमें मुस्लिम भी हो सकते हैं, हिंदू भी हो सकते हैं, सिख भी हो सकते हैं, ईसाई भी हो सकते हैं। उन्होंने ये कहा है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी मुस्लिम जो हैं वो राष्ट्र विरोधी हों या सभी मुस्लिम जो हैं राष्ट्रभक्त हों, ये भी नहीं हो सकता। तो जो राष्ट्रवादी हैं वो एक हो जाए, इसमें यही कहा गया है, ये संदेश दिया गया है। लेकिन खड़गे जी का बयान, अगर जो यह इस परिप्रेक्ष्य में कहा गया है
तो खड़गे जी का बयान तो वास्तव में ठीक नहीं लगता। क्या कहेंगे आप? देखिए, एक बात समझिए, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद का मतलब पहले समझना पड़ेगा आपको। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद जाके अडानी और अंबानी के दरवाजे के चौखट तक टूट जाता है। पूरा देश को इन्होंने अडानी के नाम कर दिया। एयरपोर्ट हो, आपका रक्षा का क्षेत्र हो, पावर का क्षेत्र हो, सीमेंट का क्षेत्र हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का क्षेत्र हो, सब कुछ इन्होंने अडानी के नाम कर दिया। और दुर्भाग्य ये है सबसे बड़ा कि अभी मैं अडानी का नाम ले रहा हूँ तो पूरी भारतीय जनता पार्टी उसके बचाव में आके पूरी भारतीय जनता पार्टी आके खड़ी हो जाती है। बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि हम अगर अडानी से सवाल पूछ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के मैं प्रधानमंत्री, मैं गृह मंत्री, मैं पूरी सरकार, मैं सारे प्रवक्ता अडानी की तरफ से जवाब देने चले आते हैं। ये कौन है भाई अडानी के? ये संबंध क्या है? ये समझ में नहीं आ रहा है। हम सवाल अडानी से पूछ रहे हैं, जवाब देने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी आ जाती है। ये है इनका राष्ट्रवाद। इनका राष्ट्रवाद का नंबर 2 उदाहरण क्या है? पूरे देश की 90% आबादी, अभी 80% आबादी की बात कर रहे थे, मैं 90% आबादी की बात करता हूँ। आज पूरी तरीके से उन्होंने हर क्षेत्र से उनको बाहर रखा हुआ है। देश का SC, ST, OBC, माइनॉरिटी पूरी तरीके से उन्होंने उसको किनारे लगा दिया है। वो संदेश दे रहे हैं 10% लोगों को कि अगर आप एक रहोगे तभी सेफ रहोगे, वरना राहुल गांधी देश के SC, ST, OBC, माइनॉरिटी को उनका हक और हुकूक दिला देंगे, जो देश की 90% आबादी है। इस नारे का मतलब समझिए, अगर बटोगे तो कटोगे। राहुल गांधी जी जो बात कर रहे हैं SC, ST, OBC आदिवासियों की, अगर आप बट गए तो राहुल गांधी जी SC, ST, OBC को हक और अधिकार दिला देंगे। राहुल गांधी जी ये सुनिश्चित कर देंगे कि आज देश चलाने के लिए जो 90 IAS बैठे हुए हैं PMO के अंदर, उसमें से 5% लोग SC, ST, OBC जो देश के 90% आबादी है, 5 लोग भी उसमें से नहीं है PMO के अंदर जो अधिकारी बने बैठे हुए हैं। तो राहुल गांधी जी वहां पे हक और अधिकार दिला देंगे। ये इस वजह से डरे हुए हैं, ये इस वजह से घबराए हुए हैं पूरी तरीके से कि कहीं ऐसा ना हो कि SC, ST, OBC इस देश पर राज करना शुरू कर दे। ये इस वजह से घबराए हुए हैं कि कहीं जो चंद उद्योगपति हैं जिनके सहारे पूरी भारतीय जनता पार्टी चल रही है, या चंद राजनीतिक विश्लेषक हैं जिनके जरिए पूरे भारतीय जनता पार्टी चल रही है, कहीं ऐसा ना हो कि वो किनारे लग जाए और आज हम लोग की स्क्रीन पे बैठ के SC, ST, OBC इस स्क्रीन पे बैठ के बहस करना ना शुरू कर दे। ये घबराए हुए हैं कि जिस कलम पे कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है, वो कलम कहीं SC, ST, OBC के हाथ में चली गई। राहुल गांधी जी ने उनको हक और अधिकार दिला दिया और आप लोग बढ़ गए, और राहुल गांधी जी ने उनको हक और अधिकार दिला दिया, तो आप लोग क्या करोगे? ये है इनका राष्ट्रवाद। है इन सरकार में? मैं तो कह रहा हूं कि 50% आरक्षण की सीमा तोड़ दीजिए, दे दीजिए SC, ST, OBC को उनका हक और अधिकार। आपका राष्ट्रवाद अभी यहीं पे पता चल जाएगा। हम तो कह रहे हैं कि आरक्षण की सीमा तोड़िए, 50% का आरक्षण की सीमा तोड़ दीजिए। आज यहाँ पे बैठ के फैसला कर दीजिए कि 22% जितने SC है, जितने OBC है, जितने ST है, जितने माइनॉरिटी, उन सबको उनका हक और अधिकार देने की बात कर दीजिए। यहाँ पे कह दीजिए कि जाति जनगणना हम कराएंगे, कह दीजिए इस बात को। ये इस संदेश को ये इस नारे के साथ दे रहे हैं कि अगर ये हम लोग एक नहीं रहेंगे तो राहुल गांधी जी जाति जनगणना करा के जातियों के हिसाब से सबको उनकी हिस्सेदारी दे देंगे, वरना 10% लोग जो आज हिंदुस्तान पे राज कर रहे हैं वो राज नहीं कर पाएंगे। उनको ये नारा ये दे रहे हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, वरना यहाँ पे बैठ के राजनीतिक विश्लेषक जी को ये हक और अधिकार खत्म हो जाएगा। यहाँ पे बैठ के कोई SC, ST, OBC उनके हक और अधिकार की बात कर रहा होगा। यहाँ पे बैठ के कोई OBC आदिवासी बैठ के ये बात नहीं कर रहा होगा, वो RSS और संघ की बात नहीं कर रहा होगा, वो उनके पक्ष में यहाँ पे आके भाषणबाजी नहीं कर रहा होगा, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की नौकरी नहीं खा रहा होगा। एक राजनीतिक विश्लेषक को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की नौकरी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए हम किसी भी राजनीतिक विश्लेषक पे कोई भी आप आरोप ना लगाएं। जैसे आप हमारे मेहमान हैं, वो भी हमारे मेहमान हैं। ये उनका अपना नहीं, ये उनका अपना नजरिया है, उनका अपना नजरिया है। कोई और राजनीतिक विश्लेषक होते नहीं। सुनिए, आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं पर्सनल आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं पर्सनल आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं किसी का नाम ले रहा हूं। लेकिन जो समझदार है उनके लिए इशारा ही काफी है। जिनके दाढ़ी में वो छुपा हुआ है वो समझ गया होंगे किसके लिए बात कर रहा हूं। आप देखिए बात यहाँ पर यह है ना कि राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार, इनके अपने जो भी विश्लेषण होते हैं उसके अनुसार आपके सामने रखते हैं। कभी कांग्रेस के पक्ष में आते हैं, कभी बीजेपी के पक्ष में आते हैं। एक बात समझिए, हम लोगों ने पत्रकार साथियों से बहुत सीख लिया है। मैं उनके लिए हम लोग बड़ी सराहना करते हैं ऐसे राजनीतिक विश्लेषकों की। हमको बहुत सिखाने का काम किया है। अब हम लोग समझ जाते हैं, बोली बातों समझ के। जी, मनीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मनीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी देखिए, ये जो अदानी अंबानी पे आरोप
अंबानी पे आरोप लगता है ना, अभी 100 करोड़ रुपए तेलंगाना के सीएम ने लिए हैं अदानी जी से, और ये कहा है कि मैं राहुल गांधी जी के बयान का समर्थन नहीं करता, ये ऑन रिकॉर्ड है। तो आप दो परिप्रेक्ष्य में अदानी को ना लाए बीच में। तीसरी चीज, जो पीएमओ में जितने भी ये कहते हैं ना आईएएस पोस्टेड है, पीएमओ में 55 साल से कम उम्र का आईएएस पोस्ट नहीं होता। तो जब इनकी सरकारें थी तो इन्होंने एससी एसटी ओबीसी के लिए क्या करा? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जी हमेशा जातिगत जनगणना की विरोध करते थे। आज ये उनकी विचारधारा के साथ भी नहीं है, फिर ये दूसरों पे आरोप लगाते हैं। और देखिए, मेरी तो कोई दाढ़ी भी नहीं है जिसमें तिनका होगा, ना मैं किसी के बीच में बोलता हूं, मैं तो अपना परिप्रेक्ष्य रख रहा हूं। लेकिन आप लोग जिस तरीके से देश को बांट रहे हो ना, इस तरीके से कुछ भी हासिल नहीं होगा। एक आध राज्य में जो सरकार है वो भी नहीं चल पाएगी। एससी एसटी ओबीसी को आपको हक देना था। 55 से 60 साल आप शासन में रहे, आपने क्यों नहीं जनगणनाएं चलाई? आज भी कर्नाटक में जो जातिगत जनगणना हुई है 2013 की हुई रखी है, उस रिपोर्ट को टेबल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि डीके शिव कुमार जी ने बिल्कुल साफ कहा है कि कर्नाटक की सरकार मैं छोड़ दूंगा, जो एक सरकार एक दो है वो भी गिर जाएगी। आप लोग दूसरों को भड़काने का काम करते हैं। आप अपने राज्यों में जातिगत जनगणना कराइए, उस रिपोर्ट पे टेबल करिए, उनको अधिकार देने की कोशिश करिए। तो उन राज्यों में फंड नहीं है। हिमाचल प्रदेश में सरकार को तनख्वाह देने का फंड नहीं है, दिल्ली में तनख्वाह देने का फंड नहीं है, क्योंकि जो आर्थिक मैनेजमेंट है ना वो सेल्फ प्रमोशन के लिए होता है। और जब ये बात कहीं उठाई जाती है तो वो सुनने में अच्छी नहीं लगती। आप देश किस तरीके से ले जाना चाहते हैं? जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि आरक्षण की सीमा निश्चित है, आपको मालूम है ये बदली नहीं जा सकती। आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, उससे आदेश लेके आरक्षण की सीमा बढ़वा ली। सुप्रीम कोर्ट कोई नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय फेवर में नहीं आता उसको सब नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट जब मौजूद है देश में, बहुत बार आरक्षण की सीमा बढ़ाने की कोशिश करी गई, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार उसको डिसअलाउ करा है। तो आप देश की जुडिशरी में भी विश्वास नहीं रखते, देश की सरकार में भी विश्वास नहीं रखते, तो देश की जनता आप पे कैसे विश्वास दिखाएगी? आपको देश की जनता का विश्वास जीतना पड़ेगा उन वादों से जो जनता के लिए अच्छे हो। अगर आप इन्हीं वादों को बार बार लेके आते रहेंगे तो जनता इसे बार बार निकारती जाएगी। चलिए, तमजीद अहमद जी, आपको कुछ कहना है या हम बीजेपी प्रवक्ता की तरफ रुख करें? नहीं, शायद जानकारी नहीं होगी हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ साहब को कि तेलंगाना में हमने ऑलरेडी जाति जनगणना की घोषणा कर दी है और बहुत जल्द वहां पे जाति जनगणना करा के जातियों के हिसाब से सबको उनका हक और अधिकार देंगे। और मोदी जी करेंगे तो करेंगे, नहीं तो हम करके दिखलाएंगे। चलिए, ये तो तय है। कोई ताकत और ना कोई साजिश इस चीज को रोक सकती है कि इस देश के अंदर जाति जनगणना नहीं होगी। इस देश के अंदर जाति जनगणना भी होगी और जो हमारी सरकार आएगी तो हम 50% आरक्षण की सीमा भी तोड़ देंगे। ये भी हम आपसे कह रहे हैं। और बिल लाएंगे पार्लियामेंट के अंदर, और डंके की चोट पे कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर बिल लाएंगे, जाति जनगणना भी कराएंगे और 50% आरक्षण की सीमा तोड़ देंगे, ताकि जो ये आपका नारा एक रहेंगे और नेक रहेंगे। आप अपने जो 10% लोगों के लिए जो नारा खोज के लिए आए हो कि एक रहो तो सेफ रहोगे, नहीं 90% लोगों को उनका हक और अधिकार राहुल गांधी जी दे देंगे। आपको समझ में आएगा जब हमारी सरकार मनीष जी जल्दी से बस एक लाइन का जवाब है कि आपने तेलंगाना में घोषणा करी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कर्नाटक में जो 2013 से बनी रखी है उसको डिक्लेयर करा दीजिए। ये नहीं तो 2-3 साल लगेगा समय होने में। दूसरे जो बदलाव आप देश की जनता को आज बता रहे, ये बदलाव 2047 तक तो मुझे होते नहीं दिख रहे। नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप परेशान मत होइए। कर्नाटक छोड़िए, पूरे देश के अंदर हम जाति जनगणना कराएंगे। नहीं, छोड़िए क्यों, जहाँ जनगणना हो गई नहीं उसे सामने लाइए ना, जहाँ जनगणना हो गई वहाँ सामने कर्नाटका की जनगणना के डाटा भी आपके सामने होगा, पूरे देश के जनगणना भी आपके सामने होगा। और हम आपसे बार बार जब दोहरा रहे हैं कि डंके की चोट पे दोहरा रहे हैं कि जाति जनगणना हम करवाएंगे, पहली बात तो मोदी सरकार के ऊपर दबाव डालेंगे करवाने के लिए। और मोदी सरकार अभी नीतीश कुमार जब जाति जनगणना कराए थे वहाँ पे ये भागीदार थे वहाँ पे। अब भले ये चोर दरवाजे से भाग निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जाति जनगणना भी हम करवाएंगे और 50% आरक्षण की सीमा भी तोड़ेंगे और जातियों के हिसाब से जिनका जितनी हिस्सेदारी होगी उसको उतनी भागीदारी भी देंगे। ये भी हम आपसे वादा करके चलिए, ठीक है। हरेंद्र विक्रम जी, एक अंतिम सवाल, क्योंकि बड़ी देर से बस एक ही सवाल ले पाए हम आपसे।
समय कम है, इसलिए अभी जो तमजीद अहमद जी ने एक बात कही है कि ये जो एक रहेंगे सेफ रहेंगे का नारा है वो मात्र 10% लोगों के लिए है, बाकी 90% लोगों के लिए नहीं, कि हम एक रहें नहीं तो अधिकार देना पड़ेगा। तो इसे आप स्पष्ट करना चाहेंगे, इस पर कुछ कहेंगे आप? देवेंद्र जी, वो तो आम जनता जानती है और चुनाव परिणाम बोल रहे हैं, बता रहे हैं। बाकी जो इनका कहना है कि 10% लोगों के लिए है, क्योंकि विकास और सबका साथ सबका विकास, हमने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। यदि आज आप उठा लीजिए, देखिए कोई भी स्कीम देख लीजिए, यदि जेल से 100 आवास निकले तो 100 में 60 आवास अकेले किस वर्ग के लिए गए हैं? राशन जा रहा है तो सबसे अधिक किस वर्ग में जा रहा है? और कहने की आवश्यकता नहीं है, जब से हमारी सरकार बनना शुरू हुई, माननीय अटल जी के नेतृत्व में बनी हो, तो सबसे पहले हमने इन्हीं के समुदाय को आगे बैठाया और देश का सर्वोच्च पद आदरणीय अब्दुल कलाम जी को राष्ट्रपति बनाया। उसके बाद दोबारा हमारी जब सरकार बनने का मौका मिला तो सबसे दबे कुचले वर्ग, दलित वर्ग से आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को बनाया। उसके बाद दोबारा हमारी फिर सरकार बनी तो जो वर्ग कभी कोई देखता ही नहीं था, आदिवासी वर्ग की तरफ जी, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को हमने देश का सर्वोच्च पद प्रदान किया। तो हम तो सबके साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं और उन्हें बढ़ावा भी दे रहे हैं। और जिस जाति के नाम पर लोगों को लड़ा लड़ा कर बरगला रहे हैं, और यदि कुछ करना ही था तो 70 साल शासन किया, तब आपने ऐसा क्यों नहीं किया? अब देश ट्रैक पर सही चल रहा है, विकास की दौड़ में आगे बढ़ रहा है, तो किसी न किसी बहाने आप बरगलाकर, फूट डालकर फिर से देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। अभी आप देखिए एक मुहिम चला रखी है लोगों ने, कहीं ट्रेन के सामने सिलेंडर रखते हैं, कहीं स्लीपर रखते हैं और कहीं अपना थूक फलों पर लगाते हैं। देश को फिर से तोड़ने की साजिश इन लोगों की चल रही है, कैसे अस्थिरता आए और फिर से सत्ता मिल जाए जी। इन्हें देश से और देश की अखंडता से कोई मतलब नहीं है मिला के। और अडानी अंबानी की बार बार बात करते हैं, हमारी सरकार तो अभी बनी, इससे पहले अडानी अंबानी किसका काम करते थे? सबको जग जाहिर है, सोनिया जी के साथ बैठ के उनकी मीटिंगें होती थी, लेकिन काम दिखता नहीं था, सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता था। लेकिन जब से हमारी सरकार बनी तो भाई ठेकेदार कोई काम करेगा, आप जो आएंगे तो काम करेंगे जी, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, काम देखना चाहिए। ठीक है, आज काम दिख भी रहा है, पहले भ्रष्टाचार की बात कर रहा था, इतना सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चूंकि समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो जहरीली सियासत जहरीली होती जा रही है, नारे कटेंगे तो बटेंगे, और उसके बाद बीजेपी आरएसएस जहर है और इस जहरीले सांप को मार डालना चाहिए, ऐसे बयान आ रहे हैं। जो भारतीय राजनीति में इस तरह के बयान नहीं आने चाहिए। सवाल यहां पर यह है कि आखिर ये बयान आ क्यों रहे हैं? बटेंगे और कटेंगे नारे जो हैं, इस पर एक तरह से विपक्ष घबराया हुआ है। एक करने की बात हो रही है कि एक रहिए, सेफ रहिए। अब बात कि अगर एक कौन होगा, अगर एक समुदाय एक हो गया तो दूसरा समुदाय अगर जो कम है तो उस पर राजनीति नहीं हो पाएगी, और जब राजनीति नहीं हो पाएगी सत्ता नहीं आ पाएगी। तो सारा चीज सत्ता के खेल का है। बांटने की राजनीति की जहां तक बात की जा रही है, तो बांटने की राजनीति भी हो रही है, एक करने की राजनीति भी हो रही है। सारी राजनीति जनता के सामने हो रही है और फैसला जनता को करना है।
और देखना होगा कि 20 तारीख को जनता कौन सा फैसला सुनाती है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।